देख रहे हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड यूनिट विच इज बस साइकिल्स एंड सिस्टम आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो हमने फर्स्ट वीडियो हमारा कंप्लीट किया है, सो गो चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं कंप्लीट किया तो पहले वो कंप्लीट करना, फिर सेकेंड यूनिट पे आना। अगर आपने दोनों यूनिट अच्छे से कर लिए तो आपके 25 to 29 मार्क्स तो कंफर्म है। ओके, तो इस वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने वाली हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा सेकेंड यूनिट पर तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि आपको फुल वीडियो चाहिए यूनिट 2 पर, तो मैं फुल वीडियो बना दूंगी। बट अभी ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो मतलब ये भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। अगर आपने इतने भी किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसर रीसेट स्टेट, मतलब जब भी हमारा प्रोसेसर रीसेट होता है तब उसकी स्टेट क्या होती है। तो भाई जब 80386 प्रोसेसर रीसेट होता है तो उसका दिमाग दिमाग एकदम फ्रेश स्टार्ट लेता है, जैसे आप मंडे मॉर्निंग फ्रेश फील करने का सोचते हो पर नहीं होते। चलो देखते हैं क्या होता है रीसेट के बाद। जो भी हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ईएएक्स रजिस्टर, जो कि प्रोसेसर का सेल्फ टेस्ट रिजल्ट स्टोर करता है। अगर प्रोसेसर सेल्फ टेस्ट रिजल्ट में उसकी वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब होता है कि वो सेल्फ टेस्ट पास हो गया। अगर उसकी नॉन जीरो वैल्यू आई तो इसका मतलब वो फेल हो गया। अगर टेस्ट किया ही नहीं तो क्या होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेट्स सी एन एग्जांपल। जैसे आप अपनी बाइक स्टार्ट करते हो, अगर सब कुछ ठीक है तो डैशबोर्ड पे कोई वार्निंग नहीं आएगी, नहीं क्या। पर अगर प्रॉब्लम है तो एक रेड लाइट जरूर आएगी। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं डीएक्स रजिस्टर, डेटा रजिस्टर। अगर डीएस रजिस्टर क्या काम करता है, प्रोसेसर का मॉडल और वर्जन बताता है। तो मतलब आपका कौन सा मॉडल का या कौन से वर्जन का प्रोसेसर है वो आपका डीएक्स रजिस्टर बताता है। अगर डीएच मतलब हाई बाइट की वैल्यू 3 आई तो ये बताता है कि ये 80386 प्रोसेसर है। अगर डीएल मतलब लोअर बाइट की वैल्यू स्टेपिंग आईडी आई तो ये प्रोसेसर का रिवीजन लेवल बताता है। लेट्स सी एन एग्जांपल। सोचिए आपके पास आईफोन है, मॉडल और वर्जन नंबर चेक करते तो हो ना, तो डीएक्स भी वही काम करता है। लेट्स सी CR0 ऑपरेटिंग मोड और फीचर्स कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर आपके पीई की वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब रियल मोड में है, अभी एडवांस फीचर्स नहीं चलेंगे। मतलब CR0 रजिस्टर क्या काम करेगा कि आपका प्रोसेसर अभी कौन से मोड में है वो बताएगा। ठीक है, अगर पीजी 0 है तो वो पेजिंग डिसेबल्ड है, ऐसा हमें पता चलेगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे जब आपका फोन सेफ मोड में होता है तो सिर्फ बेसिक फीचर्स काम करते हैं। मतलब आपने अगर आपका फोन पावर सेविंग मोड में डाल दिया तो आप सिर्फ कॉल कर सकते हो या फिर कुछ कुछ ऐसे मतलब थोड़ी चीजें ही यूज कर सकते हो। वैसे ही 80386 भी इनिशियली सेफ मोड में ही रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रीड साइकिल विथ नॉन पाइपलाइन टाइमिंग। रीड साइकिल एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें प्रोसेसर मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा फेच करता है। जैसे तुम सुबह व्हाट्सएप चेक करते हो, ठीक है। स्टेप्स क्या है इसकी, एएलई सिग्नल हाई। अगर एएलई सिग्नल हाई है तो प्रोसेसर मेमोरी एड्रेस भेजता है, एड्रेस बस एक्टिव, एड्रेस सेट होता है। उसके बाद क्या होता है, आरडी सिग्नल एक्टिव होता है जिससे कि प्रोसेसर डेटा रीड करता है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मेमोरी डेटा बस पर डेटा भेजती है, मतलब प्रोसेसर डेटा ले लेता है। एंड नेक्स्ट लास्ट स्टेप है हमारा आरडी सिग्नल डीएक्टिव, मतलब साइकिल खत्म। ठीक है, फिर से एक बार बता दी हूँ स्टेप्स कौन सी होती है रीड साइकिल की। फर्स्ट स्टेप है एएलई सिग्नल हाई, मतलब प्रोसेसर मेमोरी एड्रेस भेजता है। ठीक है, हमारा जो भी प्रोसेसर है वो मेमोरी एड्रेस भेजता है। सेकंड है एड्रेस बस एक्टिव हो जाती है। ठीक है, मतलब एड्रेस सेट करती है एड्रेस बस। तो फिर उसके बाद है थर्ड स्टेप आरडी सिग्नल एक्टिव, विच इज प्रोसेसर डेटा रीड करता है। ओके, देन मेमोरी डेटा बस पर डेटा भेजती है, मतलब प्रोसेसर डेटा ले लेता है। एंड देन आरडी सिग्नल डीएक्टिव, मतलब साइकिल खत्म। ओके, एग्जांपल जैसे एटीएम से पैसे निकालने का प्रोसेसर होता है, पहले पिन डालो, फिर फिर प्रोसेसिंग चलेगी और फाइनली पैसे मिल जाएंगे। वैसे ही पहले आपको एड्रेस सेंड करना होगा, फिर एड्रेस रीड करेगा, फिर आपकी सॉरी पहले आपको एड्रेस सेंड करना होगा, फिर डेटा फेच होगा, फिर प्रोसेसर रीड करेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिग्नल्स, INTR, ATS, ready, hold, and MI. So explanation of these signals in 80386 is, in processors, various control signals are used for interrupt handling, memory access, and bus control. Let's explain the following signals in simple terms. First is our NTR, which is interrupt request, which have purpose of request the processor to handle an interrupt. मतलब ये क्या करता है, हमारे जो भी इंटरप्ट्स है वो हैंडल करता है। हाउ इट वर्क्स, अ हार्डवेयर डिवाइस सेंड्स एन इंटरप्ट सिग्नल टू द सीपीयू। एग्जांपल क्या, हमारे कीबोर्ड, माउस और एक्सटर्नल डिवाइसेस।
जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, ठीक है। द प्रोसेसर कंप्लीट्स द करंट इंस्ट्रक्शन एंड देन जंप्स टू द इंटरप्ट हैंडलर टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट. It is a maskable interrupt, meaning it can be enabled, disabled using software. इसका एग्जांपल क्या है? Pressing a keyboard key generates an interrupt signal, telling the CPU to process the keystroke. मतलब जो भी हम हार्डवेयर डिवाइस से इनपुट देते हैं, जैसे कि हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, तो ऐसे जो भी सिग्नल्स होते हैं वो हमारे कौन हैंडल करता है? इंटरप्ट सिग्नल, विच इज INTR. सेकेंड है हमारा एड्रेस स्ट्रोक, विच इज ADS. ओके. पर्पस इंडिकेट्स दैट अ वैलिड एड्रेस इज ऑन द बस. ओके. मतलब एड्रेस बस पे वैलिड एड्रेस ढूंढना, ये इसका काम होता है एड्रेस स्ट्रोक का, ठीक है. हाउ इट वर्क्स? व्हेन द प्रोसेसर वांट्स टू रीड और राइट मेमोरी, इट प्लेसेस एन एड्रेस ऑन द bus. It it then activates ADS low to tell the memory or controller that the address is ready. Once the memory sees ADS active, it begins processing the request. Example क्या है? Imagine you are ordering food online. Once you finalize your address, you click order now. ADS is activated and the restaurant process your request. Same. मतलब जब भी प्रोसेसर को कोई भी मेमोरी का एड्रेस चाहिए होता है या फिर कोई भी मेमोरी को रीड और राइट करना होता है, तो वो क्या करता है? सिंपल बस पे, उसका जो भी बस है उस पे एड्रेस प्लेस कर देता है, ठीक है. इट देन एक्टिवेट्स ADS, तो फिर हमारी एड्रेस स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है. जब भी टू टेल द मेमोरी और कंट्रोलर दैट द एड्रेस इज रेडी, ठीक है. तो एड्रेस स्ट्रोक क्या करता है? मेमोरी और कंट्रोलर को बताता है कि एड्रेस अब रेडी है. वंस द मेमोरी सीज ADS एक्टिव, इट बिगिंस प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट. तो जब भी मेमोरी को दिखता है कि ADS जो है, जो भी हमारा एड्रेस स्ट्रोब है, ये एक्टिव है, इट बिगिंस प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट. मतलब जो भी हमने रिक्वेस्ट की है वो स्टार्ट करता है प्रोसेस करने के लिए. थर्ड है हमारा रेडी. पर्पस क्या होता है इसका? टेल्स द प्रोसेसर दैट मेमोरी और एन इनपुट आउटपुट डिवाइस इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर. जो भी हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है इनपुट आउटपुट करने के लिए, तो वो प्रोसेसर tells the processor that memory or an input output device is ready for data transfer. ready हमारा इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है कि ये प्रोसेसर को बताता है, सिग्नल देता है कि हाँ हमारा जो भी इनपुट आउटपुट दैट मेमोरी और एन इनपुट आउटपुट डिवाइस इज रेडी फॉर दैट, ठीक है. जो भी हमारा इनपुट आउटपुट होगा या भी हमारी मेमोरी होगी वो डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है, ये हमारा सिग्नल बताता है. हाउ इट वर्क्स? व्हेन द प्रोसेसर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू मेमोरी और एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, इट वेट्स फॉर रिस्पॉन्स. ओके. जब भी प्रोसेसर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को, तो इट वेट्स फॉर अ रिस्पॉन्स. द मेमोरी और डिवाइस एक्टिवेट्स रेडी व्हेन इट हैज कंप्लीटेड द ऑपरेशन. ठीक है, जो भी हमारा मेमोरी होगा या फिर कोई भी हमारा डिवाइस होगा, जब भी वह एक्टिवेट्स हो जाएगा तो वो शो क्या करेगा? रेडी व्हेन इट हैज कंप्लीटेड द ऑपरेशन. जब भी ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मेमोरी और डिवाइस क्या शो करेंगे? रेडी सिग्नल शो करेंगे, ठीक है. इफ रेडी इज नॉट एक्टिवेटेड, द प्रोसेसर इंसर्ट्स वेट स्टेट्स, मतलब पॉज हो जाता है अंटिल द ऑपरेशन कंप्लीट्स, ठीक है. जब जब तक हमें रेडी सिग्नल नहीं मिलता मिलता तब तक हमारा प्रोसेसर पॉज हो जाता है. एग्जाम्पल क्या है? इफ यू आस्क अ फ्रेंड अ क्वेश्चन बट दे टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड यू, वेट. रेडी इज लाइक योर फ्रेंड सेइंग ओके आई एम रेडी टू आंसर नाउ. मतलब ऐसा, इसका मतलब ये है कि ऐसा सोचो कि आप प्रोसेसर हो और आपका फ्रेंड जो है वो आपको बता रहा है कि हाँ मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ. तो सेम वही है, मतलब रेडी वही काम करता है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा होल्ड सिग्नल. इसका पर्पस क्या होता है? रिक्वेस्ट द प्रोसेसर टू रिलीज द सिस्टम बस फॉर अनदर डिवाइस, ठीक है. तो यार ये क्या काम करता है? ये रिक्वेस्ट करता है प्रोसेसर को टू रिलीज द सिस्टम बस फॉर अनदर डिवाइस, सिस्टम बस को अनदर डिवाइस को रिलीज करने के लिए. हाउ इट वर्क्स? एन एक्सटर्नल डिवाइस लाइक DMA कंट्रोलर सेंड्स होल्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस. द प्रोसेसर स्टॉप्स यूजिंग द बस एंड सेंड्स अ hold acknowledge signal in response. Okay. Once the external device finishes its work, it releases the bus and the CPU resumes control. इसमें क्या होता है? हमारा जो भी एक्सटर्नल डिवाइस होगा वो बताएगा कि देखो सिस्टम बस चाहिए हमें. अब प्रोसेसर को बताएगा तो हम होल्ड करो, ठीक है. मतलब ये होल्ड सिग्नल भेजेगा प्रोसेसर को. तो प्रोसेसर क्या करेगा? हाँ भाई समझ आ गया, होल्ड एक्नॉलेज हो जाएगा वो. मतलब क्या होगा? उसको हाँ होल्ड करेगा वो और सिग्नल, होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल रिस्पॉन्स में देगा हमें, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस को, ठीक है. फर्स्ट स्टेप तो क्या थी? एक्सटर्नल डिवाइस ने प्रोसेसर को कहा होल्ड कीजिए हमें सिस्टम बस चाहिए, ठीक है. फिर प्रोसेसर ने क्या कहा? हाँ ठीक है, होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल उसने रिस्पॉन्स में दिया एक्सटर्नल डिवाइस को. वंस द एक्सटर्नल डिवाइस फिनिशेस इट्स वर्क, इट रिलीजेस द बस एंड द CPU रिज्यूम्स कंट्रोल. मतलब जो भी प्रोसेसर पॉज हो गया था वो अब फिर से रिज्यूम हो जाएगा जब भी हमारा एक्सटर्नल डिवाइस का काम हो जाएगा.
तब इट रिलीजेस द बस, तो वो बस को रिलीज कर देगा। इमेजिन करो दो पीपल शेयर, इमेजिन टू पीपल शेयरिंग अ फोन, वन पर्सन सीपीयू, one person as a CPU consider करो is using it, but the other मतलब DMA requests the phone, मतलब होल्ड करने को बोलता है कि तुम जब थोड़ा होल्ड कीजिए करो, अब मुझे फोन चाहिए। द फर्स्ट पर्सन हैंड्स इट ओवर, मतलब फर्स्ट पर्सन अब पॉज ले रहा है, ठीक है, मतलब हमारा जो भी प्रोसेसर है सीपीयू वो पॉज ले रहा है, मतलब होल्ड कर रहा है, और हैंड्स इट ओवर मतलब क्या हमें सिग्नल दे रहा है कि होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल दे रहा है। एंड वंस द सेकंड पर्सन इज डन द फर्स्ट वन टेक्स इट बैक, ठीक है, मतलब सेकंड पर्सन मतलब जो भी हमारा एक्सटर्नल डिवाइस है उसका काम जब भी हो जा रहा है तब वो वापस रिलीज कर दे रहा है हमारे प्रोसेसर को, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा एनएमआई, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ओके, इसका पर्पस क्या होता है? हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय द प्रोसेसर। हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट मतलब कुछ भी हो जाए इस इंटरप्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा इंटरप्ट प्रोसेसर के लिए नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। हाउ इट वर्क्स? एनएमआई इज ट्रिगर्ड बाय वे सीरियस इवेंट्स लाइक हार्डवेयर फेल्योर्स और सिस्टम क्रैशेस। ओके, मतलब एनएमआई इज ट्रिगर्ड बाय सीरियस इवेंट्स लाइक हार्डवेयर फेलियर्स और सिस्टम। ये कब ट्रिगर्ड होता है? ये नॉर्मली ट्रिगर नहीं होता, जब भी आपके हार्डवेयर में कुछ भी फेलियर आ जाए या फिर आपका सिस्टम क्रैश हो जाए तब एनएमआई ट्रिगर्ड होता है। द सीपीयू इमीडिएटली स्टॉप्स इट्स करंट टास्क एंड जंप्स टू अ स्पेशल इंटरप्ट हैंडलर टू फिक्स द इशू। देखो आपका पीसी बीच बीच में हैंग हो जाता है, ठीक है, कोई भी टास्क नहीं करता, आप टैब क्लोज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? आपका CPU जो होता है immediately stop its current task and jumps to a special interrupt handler to fix the issue. Unlike interrupt, NMI cannot be disabled by software. ठीक है, मतलब हम जो INTR था interrupt वो हम कोई भी सॉफ्टवेयर से डिसेबल कर सकते, बट NMI को हम कोई भी सॉफ्टवेयर से डिसेबल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है? इमेजिन फायर अलार्म इन बिल्डिंग, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग यू मस्ट रिएक्ट इमीडिएटली। सेम एनएमआई वर्क्स द सेम वे फॉर द प्रोसेसर, ठीक है। इसका समरी टेबल देख सकते हो आप। ये फर्स्ट था हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट सीपीयू टू हैंडल एन इंटरप्ट कैन बी डिसेबल्ड। एडीएस मतलब ये क्या करता है? बस कंट्रोल पे आधारित है। फिर हमारा रेडी वो भी बस कंट्रोल पे मतलब बस कंट्रोल का ही टाइप है। फिर होल्ड भी बस कंट्रोल का ही टाइप है एंड देन एनएमआई इंटरप्ट का टाइप है। इसका पर्पस क्या होता है इंटरप्ट का? रिक्वेस्ट सीपीयू टू हैंडल एन इंटरप्ट, मतलब जो भी हम आउटपुट से सॉरी हम जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस से इनपुट देते हैं, जो भी इंटरप्ट देते हैं वो ये देता है सीपीयू को। एडीएस क्या करता है? इंडिकेट्स दैट अ वैलिड एड्रेस इज अवेलेबल ऑन द बस। एडीएस बताता है कि हाँ बस पे एक वैलिड एड्रेस अवेलेबल है। रेडी क्या बताता है? कि टेल्स द प्रोसेसर दैट द मेमोरी और डिवाइस इज रेडी। ओके, देन है हमारा होल्ड। होल्ड क्या करता है? रिक्वेस्ट सीपीयू टू रिलीज द बस फॉर अनदर डिवाइस। होल्ड सिग्नल हमारा बताता है कि दूसरे डिवाइस को बस चाहिए, प्रोसेसर को बताता है कि तुम थोड़ी देर होल्ड करो। और एनएमआई हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, मतलब ये ऐसा सिग्नल है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपकी सिस्टम क्रैश हो जाए तो आपको पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो भी आप टास्क कर रहे हो वो करेंगे, ठीक है। तो इट इज हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट। ओके, these signals play a crucial role in the efficient working of the mic 80386 प्रोसेसर। ओके, अगर आपको इसका और भी डिटेल्स चाहिए तो आप एक बुक है माइक्रो प्रोसेसर का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसको अच्छे से देखना। Draw and explain the write cycle with non-pipeline address timing. Then our next point is write cycle. A write cycle is the process where the processor writes data into memory or an input-output device. So हम read cycle में क्या करते थे? डेटा को रीड करते थे। राइट साइकिल में क्या करेंगे? हम डेटा को स्टोर करेंगे मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस में। अनलाइक पाइपलाइन प्रोसेसिंग इन अ नॉन पाइपलाइन सिस्टम वंस कंप्लीट राइट ऑपरेशन मस्ट फिनिश बिफोर अनदर कैन बिगिन। जब तक आपका एक टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका सेकंड टास्क उसमें ऐड नहीं होगा। ये नॉन पाइपलाइन सिस्टम का काम होता है। दिस मीन्स देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा ट्रांसफर मेकिंग इट स्लोअर बट सिंपलर। अगर आप एक टास्क खत्म होने के बाद दूसरा टास्क करोगे तो हाँ ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है, बट हाँ ये आपको सिंपलर करेगी, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। एक साथ में दो टास्क करने की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ALE सिग्नल विच मीन्स एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल। What happens? The processor activates ALE signal to indicate that an address is being placed on the address bus. So ALE क्या काम करता है? ये बताता है कि बस पे जो भी हमारा एड्रेस है वो प्लेस हो गया है। This signal ensures that the correct address is latched in the memory or input output. ये क्या बताता है कि हमारा जो भी करेक्ट एड्रेस है वो मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस में लैच हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें कि समझो आप कोई भी मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो और उस मोबाइल ऐप में जब तक
समझो कि आप किसी का भी कॉन्टैक्ट सेव कर रहे हो, ठीक है? उस कॉन्टैक्ट को सेव करने के लिए आपको वो मोबाइल ऐप तब तक ओपन रखना होगा। तो सेम, जब तक आपका पूरा प्रोसेस हो नहीं जाता, तो एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल वही काम करता है। एड्रेस बस एक्टिव, तो इसमें क्या होता है, वंस द एड्रेस लेच एनेबल सिग्नल डीएक्टिवेट्स, मतलब जो भी हमने फर्स्ट सिग्नल देखा वो जब डीएक्टिवेट हो जाता है, द एड्रेस बस होल्ड्स द स्टेबल एड्रेस वेयर द डेटा नीड्स टू बी रिटन। तो फिर क्या होता है, जब भी हमारा फर्स्ट वाला जो भी सिग्नल था एएलई सिग्नल, जो तब वो जब वो डीएक्टिवेट हो जाता है, तब द एड्रेस बस होल्ड्स द स्टेबल एड्रेस वेयर द डेटा नीड्स टू बी रिटन। मतलब जहां पर भी हमको डेटा लिखना है, वो डेटा बस सॉरी एड्रेस बस में वो एड्रेस स्टोर हो जाता है। द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस डिकोड्स द एड्रेस to determine where exactly the data should be stored. Okay, the memory or input output device decodes the address to determine. Okay, तो जो भी हमारे मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो डिकोड करते हैं हमारे एड्रेस को कि एग्जैक्टली डेटा कहाँ पे स्टोर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, इमेजिन टाइपिंग द कॉन्टैक्ट नेम इन योर फोन्स एड्रेस बुक, दिस सेट्स द लोकेशन वेयर द नंबर विल बी सेव्ड। जब 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 आप मतलब फ़ोन नंबर सेव कर रहे हो किसी का भी, तो वहाँ पे ऑप्शंस आता है, ईमेल में स्टोर करना है या फिर सिम कार्ड में स्टोर करना है या फिर फ़ोन में स्टोर करना है। तो आपको एग्ज़ैक्ट लोकेशन देनी होती है ना कि आपको ये नंबर कहाँ पे स्टोर करना है। सेम एड्रेस बस एक्टिव भी वही काम करता है कि आपको कहाँ पे लिखना है मेमोरी में, तो वो एग्ज़ैक्ट एड्रेस आपको देता है, ठीक है? डेटा बस एक्टिव, इसमें क्या होता है, द प्रोसेसर प्लेसेस द डेटा दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड ऑन द डेटा बस, ठीक है? The memory or input output device reads this data in preparation for storage. Example है इसका, now you enter the phone number for the contact. This number represents the actual data that will be saved. Okay, data bus active. The processor places the data that needs to be stored on the data bus. So data bus active क्या काम करता है, ये डेटा स्टोर करता है। अभी तक आपने एग्जैक्टली एड्रेस निकाला, अब वो एग्जैक्टली एड्रेस में जो भी हमारी डेटा बस होती है उस डेटा बस पे हम हमारा डेटा प्लेस करते हैं। ओके, राइट सिग्नल एक्टिवेटेड, इसमें क्या होता है, द प्रोसेसर एक्टिवेट्स द राइट सिग्नल विच टेल्स द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, ओके टेक दिस डेटा एंड स्टोर इट एट द प्रोवाइडेड एड्रेस। मतलब राइट सिग्नल डेटा एक्टिवेटेड क्या काम करता है कि हाँ, आपका एड्रेस भी मिल गया है, डेटा भी मिल गया है, अब आप इस डेटा को इस एड्रेस पे स्टोर कर देना। ओके, नेक्स्ट है हमारा राइट सिग्नल डीएक्टिवेट्स एंड साइकिल एंड्स। इसमें क्या होता है कि हाँ, अभी हमारा डेटा भी राइट हो गया, डेटा राइट हो गया तो राइट सिग्नल डीएक्टिवेट कर देंगे, फिर हमारी जो भी ये साइकिल है वो एंड हो जाएगी। Once the memory input output device has successfully stored the data, the processor deactivates the write signal. Okay, this signal that the write operation is complete and the processor can now move on to the next instruction. इसका की पॉइंट्स क्या है इसके, takes longer because each write cycle completes before the next one starts. जब तक हम हमारी पुरानी साइकिल कंप्लीट नहीं करते तब तक हमारी नई साइकिल नहीं स्टार्ट होगी। Used in older processors like Intel 8086, 80386, where pipelining wasn't used. जब पाइपलाइन यूज नहीं करते थे तब ये राइट साइकिल यूज होती थी। मेमोरी इनपुट आउटपुट स्टोरेज फॉलो स्ट्रिक्ट ऑर्डर, मतलब जब पहले एड्रेस आएगा फिर डेटा आएगा फिर स्टोर करेगा फिर कंफर्म करेगा, ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। दिस इज हाउ राइट साइकिल वर्क्स इन अ नॉन पाइपलाइन सिस्टम्स। आपको क्वेश्चन में डायग्राम भी निकालने बोला है, सो प्लीज डायग्राम अच्छे से करके जाना। एक्सप्लेनेशन भी मैंने पीडीएफ में दे दिया है, मैंने भी बताया अभी एग्जांपल देके आपको, सिंपल एग्जांपल देके डायग्राम अच्छे से लर्न करके जाना, लिख के आना। देन हमारा नेक्स्ट है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन debug registers of 80386। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन विच इज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन debug registers of 80386। सो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दी है पीडीएफ में, वो भी आप रेफर करना। Then we will see the explanation. Debug registers of 80386, drawing and explanation. What are debug registers? The 80386 processors has 6 debug registers that are used for hardware debugging. Hardware debugging के लिए 6 registers दिए गए हैं हमारे debug registers में, which is DR0 to DR7. These registers help programmers set breakpoints and monitor memory address during program execution. मेमोरी एड्रेस मॉनिटर करने के लिए और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए आप प्रोग्रामर्स को ये बहुत बहुत काम आते हैं। लिस्ट ऑफ debug registers are DR0 to DR3, DR4 to DR5, DR6 which is debug status register and DR7 which is debug control register. So DR0 to DR3
का पर्पस क्या होता है? स्टोर ब्रेक पॉइंट एड्रेसेस। DR4 एंड DR5 आर रिजर्व्ड, मतलब ये कुछ भी काम के नहीं होते, not used. Okay. Debug status register shows which breakpoint was hit. DR7 debug control register controls when and how breakpoints trigger. So इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे दी है, आप उसको फॉलो करना. Let's see explanation of each debug register. DR0, DR3 मतलब breakpoint address registers कहते हैं उनको. Used to store addresses where breakpoints are set. If the CPU accesses these addresses, it triggers a breakpoint exception. Are set मतलब जहाँ पे भी आपकी जो भी breakpoints होंगे वो set होंगे, वहाँ पे ये address store करता है. If the CPU accesses these addresses, it triggers a breakpoint exception. और CPU का अगर ये address access हो गया तो ये क्या करता है? It triggers a breakpoint exception. Example, if a programmer wants to pause execution whenever specific memory location is accessed. मतलब अगर किसी भी प्रोग्रामर को कोई भी स्पेसिफिक मेमोरी एक्सेस करने के बाद अभी पॉज लेना है, दे स्टोर दैट एड्रेस इन DR0 to DR3. ठीक है, मतलब हाँ कि उसका काम हो गया अभी प्रोग्रामर का, उसको वो एड्रेस अभी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर करना है, तो वो कहाँ स्टोर करेगा? DR0 to DR3. DR6 क्या काम करता है? डीबग स्टेटस रजिस्टर. इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिगर्ड ब्रेक पॉइंट्स. जो भी मतलब यहाँ पे जो भी ट्रिगर्ड एक्सेप्शंस हुए हैं, ऑकर हुए, वो कौन स्टोर करता है? डीबग स्टेटस रजिस्टर. इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिगर्ड ब्रेक पॉइंट्स, हेल्प्स द प्रोसेसर डिटरमाइन व्हिच ब्रेक पॉइंट वाज हिट. ठीक है. Imagine 4 security cameras monitoring different locations. DR6 stores the camera number where the movement was detected. मतलब देखो, ये एग्जांपल क्या बताता है हमें कि आपके पास 4 सिक्योरिटी कैमरा है और वो 4 अलग अलग जगह के लोकेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं. बट DR6 मतलब डीबग स्टेटस रजिस्टर कैसे काम करता है? स्टोर द कैमरा नंबर वेयर मूवमेंट वाज डिटेक्टेड. ठीक है, मतलब आपको अगर फर्स्ट कैमरा, सेकंड कैमरा, थर्ड कैमरा, फोर्थ कैमरा, आपको कुछ दिख रहा है थर्ड कैमरा में, तो वो DR6 क्या स्टोर करेगा? थर्ड कैमरा का नंबर स्टोर करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा DR7 डीबग कंट्रोल रजिस्टर. enables or disables breakpoints in DR0 and DR3. Defines when the breakpoint should activate. तो DR7 क्या बताता है कि आपका जो भी ब्रेक पॉइंट है वो कब एक्टिवेट होना चाहिए? एग्जीक्यूशन ब्रेक पॉइंट ट्रिगर्स व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड. फर्स्ट टाइप है अपना एग्जीक्यूशन ब्रेक पॉइंट. जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब ये ट्रिगर होता है. राइट ब्रेक पॉइंट जब भी डेटा मॉडिफाई होता है तब ये ट्रिगर होता है. राइट और रीड ब्रेक पॉइंट कब ट्रिगर होता है? व्हेन डेटा इज रीड और रिटन. इसका एग्जांपल है, थिंक ऑफ DR7 लाइक अ सेटिंग्स पैनल where you configure which cameras are active and what events they should detect. ओके मतलब को किसने क्या डिटेक्ट करना चाहिए, कौन क्या काम करेगा, तो वो काम किसका रहता है? डीबग कंट्रोल रजिस्टर का. ओके, तो ये क्या करते हैं? जो भी एड्रेस पे हमें ब्रेक पॉइंट्स देते हैं, बट वो किस टाइप के एड्रेस ब्रेक पॉइंट्स देने चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? DR7 रजिस्टर डिसाइड करते हैं. ठीक है. हाँ, आज का वीडियो होपफुली मैंने वन शॉट में सेकेंड यूनिट कंप्लीट करने का ट्राई किया है. दीज आर ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लास्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स. अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट तो आप प्लीज कमेंट पे पूछना. मैं आपको अगली वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगी वो क्वेश्चन. और हाँ, अच्छे से पढ़ना, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करना, फिर सेकेंड यूनिट पे आना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना. Okay guys, that's it for today. Thanks for watching. Make sure to like, share and subscribe and stay tuned for upcoming videos.